नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि वृत्त के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक दिखाई देगा। यानी यहाँ पर आपको 4 पासे दिए, इन 4 पासों में वृत्त के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक होगा ये आपको बताना है। अब ये हमारा पासे का प्रश्न है और आपको पता होगा जब भी हम पासे के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे एक से अधिक पासा हो यानी कि 2 पासे, 3 पासे, 4 पासे, 5 पासे, कितने भी पासे, तो हम क्या करते हैं, चाहे लेटर हो, चिन्ह हो, शब्द हो, कुछ भी हो, हम कॉमन सतह देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन सतह देखेंगे और घड़ी की दिशा में चल के हम लिखते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब कॉमन देखने के भी तरीके होते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट तो किसी भी पासे में कॉमन नहीं देखना है, कॉमन देखने के भी तरीके होते हैं। अब तरीका क्या होता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा तरीका समझो। जैसे देखिए, ये हमारे पास 4 पास है लगातार, तो आपको सबसे पहले 2 पासों में कॉमन देखना है। अगर कॉमन नहीं मिलता बाई चांस तो आपको दूसरे पासे को छोड़ना है और पहले से तीसरे में देखना है। लेकिन अगर फिर भी नहीं मिलता, मान लो मिल जाता है लेकिन नहीं मिलता, तो आपको क्या करना, तीसरे को छोड़ के फिर क्या करना, पहले से चौथे में देखना है। तो यहाँ तक तो लगभग आपको 100% मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस नहीं मिलता ना तो आपको फिर पहले को छोड़ देना है और आपको क्या करना, दूसरे से शुरू करना देखना। ठीक है, तो ये कॉमन देखने के तरीके होते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पासों में कॉमन देखते हैं कि इन दोनों पासों में कॉमन सतह क्या है, यानी कि ऐसे कौन से प्रतीक है जो दोनों पासों पे है। तो देखिए कौन से प्रतीक, तो यहाँ पर आपको होगी कि हमारे पास तो यहाँ पर जो 2 प्रतीक ये वाले हैं ये दोनों पासों पे दिखाई दे रहे, दूसरे पे भी और पहले पे भी है। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन है ना ये डबल है, तो डबल कॉमन भी हो जाते हैं। जब भी पासे पे डबल कॉमन होता है तो याद रखना जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, यानी कि होती है। जैसे इस साइड हमारे पास ये वाला प्रतीक है और इस साइड हमारे पास ये वाला प्रतीक, ये दोनों एक एक बच रखें। तो जो बच जाते हैं ना डबल कॉमन में, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वृत्त का पूछा है और यहाँ पर वृत्त है और इस साइड ये डबल वृत्त वाला चिन्ह है, मतलब प्रतीक है, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास यही आंसर मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इस प्रश्न का बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगर बाई चांस आपको यहाँ पर डबल कॉमन मिलता और यहाँ पर दूसरा चिन्ह होता तो हम क्या करते हैं, फिर पहले से तीसरे को देखते हैं। लेकिन अभी हमें यहीं पर आंसर मिल गया, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आपको कॉमन देख के घड़ी की दिशा में चलना है। अब बढ़ते हम प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि बी तथा क्यू भाई है, क्यू एल का पुत्र है और एल जे का भाई है, जे एन का पुत्र है, बी एन से किस प्रकार संबंधित है। यह हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जैसे आपको पता होगा कि हम जब भी रक्त संबंध के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें ए बी या फिर जेड एक्स वाई कुछ भी दे देते हैं, हमें तो बस कुछ नहीं करना। जैसे देखिए, मान लो ये आप खुद हो, ठीक है, ये मान लो आप स्वयं हो, ठीक है, मैं खुद का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो ये तुम हो, और मान लो अगर प्रश्न में कहा कि आपका भाई, तो क्या करोगे आप आपके पास रखना, मतलब आपके पास आपके भाई को रखोगे, और आपकी बहन का तो उसको भी आप आपके पास ही रखोगे। अगर प्रश्न में आपका पिता का तो क्या करोगे, पिता को ऊपर लिखोगे। क्यों ऊपर लिखोगे, क्योंकि पिता ना अपने से बड़ा होता तो आप ऊपर लिखेंगे, और माता का तो माता भी अपने से बड़ी होती तो हम भी उसको पिता की कैटेगरी में इधर डाल देंगे पास में। अगर मान लो मौसी का या मामा का तो वो भी हमारी मम्मी और इधर इसकी कैटेगरी में आते हैं, बुआ वगैरह, तो ये सब इनमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम ऊपर लिखेंगे। अगर दादा दादी या नाना नानी आ जाए तो वो अपने पापा से भी बड़े होते हैं तो उनको हम फिर और ऊपर लिखते हैं अपने से। ठीक है, मतलब पापा से भी हम ऊपर लिखते हैं। तो ये तरीका होता है प्रश्न सोल्व करने का। लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हम इस प्रश्न को सीधे सोल्व करते हैं और आप अपनी ओर से भी सोल्व करना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न करें कि बी तथा क्यू भाई है, तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये बी है, ठीक है, ये क्या है, बी है, और बी तथा क्यू भाई है, मतलब ये दोनों भाई है, तो इनको क्या करेंगे, आस पास लिखेंगे, पास पास। तो बी तथा क्यू दोनों भाई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे समझने के लिए कि ये दोनों के दोनों लड़के हैं। ठीक है, ये दोनों भाई हैं। आगे कह रहा है कि क्यू एल का पुत्र है, जो क्यू है वो एल का पुत्र है, तो ये जो क्यू है ये एल का पुत्र है, तो एल को कहाँ पर लिखेंगे, ये पुत्र है तो इसका मतलब ये है कि ये एल ऊपर आएगा। अब एल कौन है, तो एल माता या पिता होगा, लेकिन क्यू जो एल का पुत्र है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है, आगे प्रश्न करें कि एल जे का भाई है, जो एल है ये जे का भाई है, तो क्या करेंगे, जे को कहाँ पर लिखेंगे, एल के पास, क्योंकि इसका भाई है। तो एल जे का भाई है तो जे को यहाँ पर लिखेंगे, और एल भाई है तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, क्योंकि एल जे का भाई है तो ये प्लस लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि क्यू का जो एल है वो पिता हो जाएगा, और फिर अगर ये इसका भाई तो इसका भी ये पिता हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न करें कि जे एन का पुत्र है,
जो जे है वो एन का पुत्र है। इसका मतलब एन को कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एन का पुत्र कौन है, जे है। तो यहाँ पर ये पुत्र है तो प्लस लगा लेंगे, और किसका, एन का, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे। अब ये इसका पुत्र है तो ये भी इसका पुत्र ही होगा, क्योंकि ये भी दोनों ही दोनों लड़के हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि बी एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये वाला तो पूरी तरीके से समझ लेते हैं, इस वाली डायग्राम को समझ लेते हैं, लेकिन लास्ट में जब उनको ना संबंध बताने में आती है तो वहाँ पर आप गलत बता देते हो। तो जैसे प्रश्न करा ना कि बी एन से किस प्रकार संबंधित है, जहाँ पर भी से लगा, जैसे एन के बाद एन से, तो आपको उल्टा बताना। कैसे? जैसे यहाँ से लगा एन से, तो एन का बी क्या लगेगा ये आपको बताना। जैसे मैं कहूँ कि बी एन से, मतलब आप बी हो, ठीक है। मैं कहूँ कि आप उससे किस प्रकार संबंधित हो, तो आप कहोगे कि मैं उसका भाई लगूंगा, अगर लड़के होंगे तो कहोगे मैं उसकी बहन लगती, बुआ लगती, कुछ भी, तो उस प्रकार का। तो एन का बी क्या लगेगा, तो एन कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। एन सबसे ऊपर है, ये क्या है, एन है, और एन का बी क्या लगेगा ये आपको बताना है। तो देखिए जैसे ये वाला कौन है, ये एन का कौन है, लड़का है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी लड़के का लड़का है। तो देखिए ये आप खुद हो, ठीक है, ये आप खुद हो, और ये आपका लड़का है, और आपके लड़के का ये लड़का है। तो यहाँ पर देखिए आपके लड़के का लड़का आपका क्या लगेगा, तो आपको होगी क्या लगेगा, तो आपको कि पौत्र लगेगा, और लड़की होती तो पोती लगती। तो यहाँ पर पौत्र लगेगा, तो हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ चुका होगा, थोड़ा सा मैंने टाइम लिया हूँ लेकिन समझा चुका हूँ। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कुड भाषा में यहाँ पर कह रहा है कि MELT को 2419 के रूप में लिखा जाता है, तो TIMID के लिए कोड क्या है ये आपको बताना। अब इस प्रश्न को सोल्व कर देखो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर यूनिक सा लॉजिक है, कोशिश करो आप अपनी ओर से सोल्व करने की। यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड संख्या दिया है, और जब भी लेटर का कोड संख्या दिया जाता है तो उन लेटरों को संख्या में बदल के हम क्या करते हैं, कोड लाने की कोशिश करते हैं। तो आप कोशिश करना, यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी यूनिक सी लॉजिक लग रही है। कोशिश करो कौन कौन सोल्व कर सकता है, थोड़ा सा अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करो। पता कीजिए कि MELT से 2419 कैसे लिखा, थोड़ा सा समय ले लो, क्योंकि जब आप खुद से नहीं प्रयास करोगे ना तो आपको ना सोल्व करने की जो हैबिट है वो कम होती जाएगी। इसीलिए आप थोड़ा सा ना खुद से भी सोल्व करने की सोचने की कोशिश करो। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप वीडियो को रोक के सोल्व कर लो, ठीक है। जैसे देखिए एम हमारा जो ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो एम हमारा 13 नंबर पे आता है, कितने 13 पे। ई कितने नंबर पे आता है, तो ई हमारा ABCD में 5 नंबर पे आता है। फिर एल कितने नंबर पे आता है, तो एल हमारा ABCD में 12 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे आता है, तो टी हमारा ABCD में 20 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए 13, 5, 20, 24, मतलब 20। अब यहाँ पर हमारे पास 13, 5, 12, 20, यानी यहाँ पर संख्या अलग दिखाई दे रही है, इनको जोड़ेंगे तब भी हमारे पास 24, 19 नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं इन संख्या को ऐसा कि हमारे पास 24, 19 आ जाए। तो देखिए अगर हम इसके इकाई अंक लेते हैं तो यहाँ पर 3, 5, 2, 0, तब भी हमारे पास 24, 19 नहीं होगा। अगर इसमें से एक एक माइनस करते हैं, जैसे 13 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 5 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और आगे देखना 12 में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11, और 20 में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 19। अब अगर हम इनके इकाई अंक को ले लेते हैं, जैसे देखिए इसका इकाई अंक 2 है तो 2 को ले लूँ, इसका तो आपको पता होगा 4 ही रहेगा तो मैं यहाँ पर 4 को ले लूँ, इसका इकाई अंक 1 है तो 1 को ले लूँ, और इसका इकाई अंक 9 है तो 9 को ले लूँ। क्या इस तरीके से हमारे पास 24, 19 आ रहा है, तो आप कहोगे इस तरीके से आ रहा है। तो ये थोड़ी सी यूनिक लॉजिक है। तो यहाँ पर हमारे पास 24, 19 आ चुका है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम MITID का बता देंगे, ठीक है, सेम तरीके से। तो यहाँ पर मैं सीधे नहीं लिख सकता क्या, देखिए टी हमारे ABCD में 20 नंबर पे आता है, मैं 19 का सीधे 9 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आई हमारा 9 नंबर पे आता है, और एक माइनस कर देंगे तो 8, और सीधा मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ। और एम हमारा 13 नंबर पे आता है, एक माइनस करेंगे 12, और 12 को मैं सीधा 2 लिख देता हूँ। और आई हमारा 9 पे, 9 में से एक माइनस करेंगे तो वापस से 8, और डी हमारा 4 पे एक माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, मैं सीधा लिख दिया हूँ, ठीक है। ये जो लॉजिक लगी थी ना उसी तरीके से। तो 98,283 आप ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, 98,283 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो होगी ना यहाँ पर यूनिक लॉजिक। बढ़ते हम प्रश्न 4 पे। 4 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर देखिए एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर चल रही है, यदि हवा पश्चिम की ओर बढ़ रही है तो बताइए उस रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा, बताइए। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको सोचने में मजबूर हो जाओगे, आप यहाँ पर प्रश्न को गलत भी कर दोगे, या फिर सोचोगे कि यार धुआं तो किस साइड जाएगा, पूर्व की। अगर विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर चल रही है, यदि हवा पश्चिम की ओर बह रही है, तो धुआं भी तो फिर जिस तरफ मतलब
हवा जाती है धुआं भी उधर ही जाता, आप ये कहोगे। लेकिन ना प्रश्न को आप ध्यान से समझोगे तो आपका प्रश्न यहाँ पर ना देखते ही सुलभ हो जाएगा। क्यों? देखिए, आपने सोचा होगा कि पश्चिम सही होगा, लेकिन मैं बताऊँ, देखिए जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एक विद्युत रेलगाड़ी, कि विद्युत रेलगाड़ी में धुआं निकलता है? नहीं निकलता है। तो यहाँ ना प्रश्न ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर ना आप प्रश्न पे ध्यान भी देना, क्योंकि यहाँ पर ना आपका ना थोड़ा सा मतलब लॉजिकल कितनी आपकी थिंकिंग कितनी वो है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, इसलिए प्रश्न से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसीलिए इस प्रश्न को ऐड किया हूँ कि विद्युत रेलगाड़ी में अगर पूर्व दिशा की ओर हवा चल रही है तो उसकी मतलब चल रही है तो हवा पश्चिम दिशा की ओर बह रही है, तो बताइए रेलगाड़ी का धुआं, जबकि विद्युत रेलगाड़ी का धुआं नहीं निकलता है, तो इसलिए ये प्रश्न ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ठीक है, बढ़ते हम प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि घड़ी 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी। अब ये थोड़ा सा घड़ी का प्रश्न है और आप कहते हैं कि सर आप घड़ी कैलेंडर के प्रश्न ऐड नहीं करते हैं, तो अब बताइए घड़ी 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी। यहाँ पर ना प्रश्न देखिए, एक तो वो होता है कि घड़ी एक दूसरे के ऊपर काटा, यानी कि 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा 12 घंटे में, तो 11 बार, और 180 डिग्री का भी 12 घंटे में 11 बार, और 90 डिग्री का 12 घंटे में 22 बार बनता है। ये तो आपको पता होगा और मैंने बताया भी था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि घड़ी 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी, तो बोलेगी कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, या तो आप ये कर सकते हो कि 6, देखिए 6 में एक से ज़्यादा, यानी कि 6 से एक ज़्यादा 7 गुणा करेंगे तो 7 छिंग 42 होता है, और 42 का आधा कर दो तो कितना आ जाएगा, 42 का आधा मतलब 21 आ जाएगा। तो 21 इसका आंसर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में लगा देंगे। या फिर देखिए, मतलब इसका मतलब ये होता है कि घड़ी 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी, मतलब इसका मतलब ये है कि घड़ी है ना हर एक घंटे में उतनी बार बोलती। जैसे देखिए, घड़ी 1 घंटे में 1 बार बोलेगी, 2 घंटे में 2 बार बोलेगी, और 3 घंटे में 3 बार बोलेगी, 4 घंटे में 4 बार बोलेगी, 5 घंटे में 5 बार बोलेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, और 6 घंटे में 6 बार बोलेगी। और इनको आप प्लस कर लोगे, इनको आपस में प्लस करोगे तब भी आपके पास 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 6 21। तो यहाँ पर भी ना आपके पास 21 आ रहा। तो ये लॉजिक है। ठीक है, कौन सा? ये वाला। तो आपको समझ में आ चुका होगा, जब भी प्रश्न पूछेगा घड़ी 6 घंटे या 7 घंटे में कितनी बार, मान लो मैंने कहा कि घड़ी 7 घंटे में कितनी बार बोलेगी, तो आपको क्या करोगे, 7 के साथ एक आगे वाली के साथ गुणा करोगे, 7 या 8 56, 56 का आधा 28 कर लोगे। ठीक है, इस प्रकार से। चलो मैं एक और प्रश्न देता हूँ, प्रश्न नंबर 6 बताइए। यहाँ पर कह रहे कि घड़ी 9 घंटे में कितनी बार बोलेगी, बताइए। फटाफट से बताइए, सेकेंडों में आ जाना चाहिए। क्या लॉजिक है, जस्ट बताएं कितनी 9 घंटे हैं। 9 से एक ज़्यादा कितना होगा, 10, और 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 90, और 90 का आधा 2 से काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 45 आ जाएगा। क्या आंसर आपने 45 लाया है? क्या आपका 45 आया है? आया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया। अगर आप इसको क्या करोगे, एक बार 2 बार करके जोड़ोगे तब भी आ जाएगा, और ये वाली लॉजिक लगाओगे तब भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो जब भी आपको प्रश्न पूछेगा कि घड़ी इतने घंटे में कितनी बार बोलेगी, तो उससे एक ज़्यादा संख्या से गुणा करके आधा कर देना। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हम प्रश्न 7 पे। 7 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर बताइए। प्रश्न करें कि यदि परसों शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, बताइए। यदि परसों शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, कैसे करोगे? देखिए, जैसे मान लो आप अपने आप को ले लो। यदि परसों शनिवार था, मतलब परसों शनिवार था, तो इसका मतलब आज क्या होगा, यानी कि परसों शनिवार था मतलब आज क्या है, तो जब परसों शनिवार है इसका मतलब आज सोमवार होगा। था कह रहा ना, परसों शनिवार था तो आज सोमवार होगा, तब तो परसों शनिवार था। ठीक है, अब इसका कहना है कि तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो अगर आज सोमवार है तो कल के बाद तो कल मंगलवार आ जाएगा, तो फिर बुधवार होगा। सीधे आप ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हो। लेकिन अगर मान लो पेन उठाना चाहते हो, जैसे देखिए, यदि परसों शनिवार था, मान लो कि ये शनिवार है। ठीक है, ये क्या है, शनिवार है, ये क्या है, शनिवार है। ठीक है, तो ये कब था, परसों था। ये कब था, तो ये परसों था। ठीक है, ये यहाँ पर मान लो ये परसों था, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर कल, ये तो परसों का है ना, ये तो क्या है, परसों। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये परसों का है, और हमें आज का पता करना, मान लो ये आज का, तो ये आज है। आज अपन जैसे, इसका मतलब ये आज है। तो कल क्या होगा, तो आप कहोगे कल वाला, जो कल वाला। ठीक है, परसों था, परसों शनिवार था, तो कल यहाँ पर रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रविवार। ठीक है, ये कल रविवार, तो आज फिर क्या हो जाएगा, सोमवार। आज क्या हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, आज सोमवार हो जाएगा। इसने कहा कि यहाँ पर कह रहा है कि कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो आज सोमवार है, कल क्या आ जाएगा, तो मंगलवार। कल यहाँ पर मैं कल कर लिख लूँ तो ठीक है, कल क्या आ जाएगा, मंगलवार। ये मंगलवार आ गया। कल के बाद बोला तो यहाँ पर बुधवार आ जाएगा।
कौन सा आ जाएगा, बुधवार। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आसान प्रश्न है, इस प्रश्न को आप कर भी लोगे कि आज का पता करोगे और कल के बाद बुधवार बता दोगे, ये आसान है। मैं आपको एक और प्रश्न देता हूँ, ये बताइए 8वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के गत परसों का दिन कौन सा होगा। अब बताइए, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। बताइए, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के गत परसों का दिन कौन सा होगा। यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। कैसे? क्योंकि आपके सामने यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड ये आ चुका है कि गत परसों। अब गत परसों मतलब क्या होगा, देखिए थोड़ा सा समझना। सबसे पहले प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि यदि आगामी परसों रविवार है, आगामी का मतलब क्या होता है कि मान लो आगामी मतलब जैसे आज का, मैं यहाँ पर मैं आज लिखता हूँ। ठीक है, ये आज का लिख देते हैं, जैसे ये आज है। ठीक है, आज का दिन हम पता करेंगे, ये आज है। इसका कहना है कि आगामी परसों मतलब ये कल हो जाएगा, ये कल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कल वाला कल। और आगामी परसों मतलब ये परसों, आगामी परसों। ठीक है, ये आगामी परसों। अब इसका क्या कहना है कि आगामी परसों को कौन सा वार है, तो इसका कहना है कि आगामी परसों को रविवार, यानी कि यहाँ पर जो आगामी परसों है यहाँ पर क्या है, रविवार है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आगामी परसों को रविवार है। ठीक है, ये रविवार है। अब आगामी परसों को रविवार, इसका मतलब कल क्या होगा, मतलब परसों रविवार है, इसका मतलब कल तो शनिवार था होगा ना, मतलब शनिवार होगा, फिर क्या होगा, शनिवार। ठीक है, ये शनिवार है। तो आज फिर शुक्रवार होगा, आज जो होगा ना दिन वो क्या होगा, शुक्रवार होगा। आज शुक्रवार होगा, तब तो आगामी परसों को रविवार है। ठीक है, तब तो आगामी परसों को रविवार है। इसका कहना कि तो गत, तो यहाँ पर करें कि तो आगामी कल के गत, आगामी कल के गत, यानी आगामी कल कौन सा हमारा, तो आगामी जो कल है, यहाँ पर समझना आगामी कल ये है। ठीक है, आगामी कल का मतलब ये है क्योंकि आगामी परसों ये वाला है, आगामी परसों ये वाला है और आगामी कल ये है। तो इसका कहना है कि तो आगामी कल के गत परसों, तो गत का मतलब होता है पीछे, तो यहाँ पर ये आगामी कल है और गत परसों मतलब इस दिन से अगर परसों को देखा जाएगा तो परसों यहाँ पर आएगा। तो परसों कब आएगा, यहाँ पर आएगा, यानी कि आज से पहला दिन। तो पहला दिन ये वाला जो दिन आएगा ना वो शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, तो ये इससे पहला वाला जो दिन आएगा ना वो गुरुवार आएगा। क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। तो ऐसा है, तो इसका जो सही जवाब होगा ना वो बृहस्पतिवार या गुरुवार एक ही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पर ना सबसे पहले तो हमने क्या पता करा कि यहाँ पर आज कौन सा वार है, क्योंकि देखिए प्रश्न कह रहा है कि आगामी परसों रविवार है, ये आगामी परसों रविवार है, तो इसका मतलब कल शनिवार होगा और आज शुक्रवार है, तब आगामी परसों रविवार है। अब इसका कहना था कि आगामी कल, मगर आगामी मतलब ये कल वाला कल है, तो आगामी कल के गत परसों, गत का मतलब पीछे जाता, तो इससे परसों वाला लेंगे, तो इससे जो परसों वाला दिन होगा वो ये वाला होगा, तो वो कौन सा होगा, गुरुवार होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। बढ़तम प्रश्न 9 पे, अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। ये हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, बैठक अवस्था का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों में से जे, यहाँ पर कह रहा है कि जे एल के दाएं ओर बैठा है। चलो मान लो जे, ये जो एल है, ठीक है, एल मतलब सॉरी ये जो जे है, ठीक है, हम लाइन से बताते हैं, जे एल के दाएं ओर बैठा है। एल का दाएं किस साइड हो जाएगा, तो मान लो हम यहाँ पर उत्तर की ओर ही मान लेते हैं, तो जे एल के दाईं ओर, तो एल को यहाँ पर बिठा देंगे, एल को हम यहाँ पर बिठा देंगे तब इसके दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, एल को यहाँ पर बिठा देंगे तब जे एल के दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न करें, किंतु के बाईं ओर बैठा है। जे एल के दाईं ओर किंतु के बाईं ओर, तो के बाईं ओर, तो के यहाँ पर बैठा होगा तब इसके बाईं ओर हो जाएगा। देखिए जे एल के दाईं ओर, के बाईं ओर। आगे प्रश्न करें कि एन एल के बाईं ओर तथा एन एल के बाईं ओर, एल का बायां कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। एल का बायां कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, तो एन यहाँ पर आएगा एल के बाईं ओर, तथा एम के दाईं ओर बैठा है। एम यहाँ पर बिठा देंगे तो एम के दाईं ओर हो जाएगा। जो एन है एल के बाईं ओर, एन के दाईं ओर, एम के दाईं ओर। ठीक है, आगे के प्रश्न करें कि जब एम और एम स्वयं ओ के दाईं ओर बैठा है। जो एम है वो ओ के मतलब एम स्वयं ओ के दाईं ओर बैठा है, इसका मतलब ओ यहाँ पर बैठा होगा तब वो ओ के दाईं ओर बैठा होगा, क्योंकि इसका दायां तो इधर हो जाएगा ना। तो एम स्वयं ओ के दाईं ओर बैठा है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। तो ये इतना हो गया है। अब प्रश्न का कहना है, लास्ट में प्रश्न का कहना है कि तो पंक्ति के दोनों सिरों पर कौन बैठा है, बताइए। पंक्ति के दोनों सिरों पर, तो 6 लोग हो गए, ये हमारे पास 6 लोग हैं। तो पंक्ति के दोनों सिरों पर कौन बैठा है, तो एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पर पंक्ति के दोनों सिरों पर तो के और ओ बैठे हैं,
के और ओ के कहो या के ओ या ओ कहो। तो अगर ये हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ओ और के, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आसान सा प्रश्न। चलो मैं एक और देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। प्रश्न 10वां है और यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 7 बच्चे ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में ऊपर से नीचे खड़े हुए हैं। यहाँ पर ना आपको खड़े वाला प्रश्न है। खड़े मतलब जो रैंकिंग में नहीं आते, मैं कहता हूँ कि भारी हो इनका वजन या लंबा हो, कुछ भी इस प्रकार का। तो 7 बच्चे ए बी सी डी एफ जी एक पंक्ति में ऊपर से नीचे खड़े हैं, ठीक है, इतना तो क्लियर हो। आगे पढ़ो प्रश्नों को। आगे कह रहा है कि ई 5वें स्थान पर है, यानी कि ई जो है 5वें स्थान पर है। इसका मतलब मान लो एक लाइन ये वाली है, ठीक है, एक यहाँ तक मैं लाइन खींचता हूँ, ये हो गई। एक यहाँ पर होगी इसके नीचे 5वें स्थान पर, इसका मतलब तो नीचे फिर बाद में 4 लाइन होगी ना, क्योंकि आगे पीछे खड़े होंगे। तो ये मैंने क्या करा, ई जो है 5वें स्थान पर है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ई को ले लेता हूँ, ठीक है, ये 5वें स्थान पर है। ये बेस है इनका, ठीक है, यहाँ पर ना इनका बेस है। अब आगे ना और भी लाइन हो सकती है, जैसे मैं और लाइन खींच देता हूँ, क्योंकि 7 लोग हैं ना टोटल, तो मैं 7 लाइन खींचता हूँ। और ये सब अब मतलब बड़े छोटे हैं, इतना तो क्लियर है। अब देखिए ई 5वें स्थान पर है। आगे कह रहा है कि ई 5वें स्थान पर है, केवल सी ए और बी के बीच में है। केवल सी ए और बीच के मतलब जो केवल सी है वो ए और बी के बीच में, केवल सी। तो हम कहाँ पर बिठाएंगे केवल सी को, कि ए और एक मतलब बी के बीच में आ जाएगा, तो छोड़ो इसको। अभी यहाँ पर 2 स्थान है हमारे पास। आगे देखते हैं, जी सबसे नीचे है, तो जी है ना ये सबसे नीचे है, तो यहाँ पर जी हो जाएगा। फिर सबसे नीचे मतलब यहाँ पर बिठा लेते हैं। अब ये आ जाएगा सी केवल ए और बी के बीच में है, तो यहाँ पर सी आना चाहिए। और ए और बी के बीच में तो ए यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर बी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर बी हो सकता है, या ए यहाँ पर हो सकता है या बी हो सकता है। ये दोनों या वाले हैं, ठीक है, इनके बीच में सी 100% होगा, इनको हटा भी सकते हैं। आगे प्रश्न करा कि बी एप के 3 स्थान पीछे है। अब यहाँ पर हमारे पास 100% यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए जैसे ये वाला है, ठीक है, इनको हटा देते हैं। जो बी है वो एप के 3 स्थान पीछे है। एप के 3 स्थान पीछे, इसका मतलब क्या है कि मान लो बी यहाँ पर होगा, 3 स्थान पीछे, तो बी यहाँ पर होगा, ए यहाँ पर होगा, ठीक है, और 3 स्थान पीछे, इसका मतलब एफ यहाँ पर होगा, तब 3 स्थान पीछे हो जाएगा। तो बी एफ के 3 स्थान पीछे है, तो तब जाके एफ को यहाँ पर रखेंगे तो बी 3 स्थान पीछे आ जाएगा, ठीक है। और ए और बी के बीच में केवल सी है, तो ये भी ठीक है। जी सबसे नीचे है, तो ये भी ठीक है। ई 5वें नंबर पे, ये भी ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास एक व्यक्ति बचा, वो कौन सा बच्चा है, तो आपको हो गया कि हमारे पास सी हो गया, ई हो गया, हमारे पास एफ भी हो गया, जी भी हो गया, डी बचा, तो डी कहाँ पर आ जाना चाहिए, फिर डी यहाँ पर आ जाना चाहिए। अब प्रश्न का कहना है कि ऊपर से डी का स्थान क्या है, ऊपर से डी का स्थान, ऊपर से देखा जाएगा ना तो डी का स्थान दूसरा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, दूसरा। और नीचे से दिखा जाएगा तो डी का स्थान छठा आ जाएगा, लेकिन इसने ऊपर से कहा तो ऊपर से दूसरा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो कर लोगे, इस टाइप का प्रश्न आएगा तो बस ऐसे लाइन खींचना है। बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा और आसान प्रश्न देता हूँ। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित विकल्प का चयन करें। बताइए, जिस प्रकार मेन्यू और भोजन का जो आपस में संबंध है, उसी प्रकार कैटलॉग का संबंध किससे होगा, यहाँ पर किस शब्द का होगा, इसके साथ ये आपको बताना है। ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। तो बताइए, मेन्यू का संबंध भोजन से कैसे, या फिर भोजन का मेन्यू से कैसे। क्यों, क्योंकि हमें ना यहाँ पर इन दोनों में या तो आप मेन्यू से भोजन का संबंध देखो या भोजन से मेन्यू का देखो, बस कैसे भी करके किसी भी हाल में हमें इन दोनों का संबंध पता करना है और उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मेन्यू होता है, मेन्यू कार्ड होता है, मतलब भोजन मतलब भोजन का मेन्यू कार्ड होता है। वैसे जैसे भोजन के लिए मेन्यू कार्ड होता है, उसी लिए जो कैटलॉग है ये किसके लिए हो जाता है, कैटलॉग जो कार्ड होता है वो किसके लिए हो जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो जो मेन्यू होता है ना वो भोजन कार्ड मतलब मेन्यू कार्ड भोजन के लिए होता है, तो कैटलॉग जो है ना पुस्तकें के लिए होता है। किसके लिए होता है, पुस्तकें के लिए होता है, पुस्तकें के लिए होता है। तो पुस्तकें हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, बस पता होना चाहिए। बढ़ते हम प्रश्न 12 पे, और ये शब्द एनालॉजी मैं आपको एक और देता हूँ एनालॉजी में, लेटर एनालॉजी, क्योंकि लेटर एनालॉजी भी पूछी जाती है। एनालॉजी के तो 3 टाइप सबसे इम्पोर्टेंट है। बताइए, निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित विकल्प का चयन करें। बताइए, यहाँ पर क्या है कि जैसे जिस प्रकार ए एफ के पी का संबंध जे टू पी के से, यानी कि इन दोनों का आप इधर से पता करो
या इधर से पता करो। जिस प्रकार इन दोनों का जो आपस में संबंध होगा उसी प्रकार यहाँ पर कौन से लेटर का होगा ये आपको बताना है। तो या तो आप ए एफ के पी से जेड यू पी के कैसे लिखा ये पता कर लो, या जेड यू पी के से ए एफ के पी कैसे लिखा, आप दोनों तरफ से पता कर सकते हो। तो हम शुरू से देखते हैं पहले से पहले को। अगर ए से जेड को देखेंगे तो ये अपोजिट भी है और माइनस करेंगे तो एक माइनस होगा, और एफ से यू को देखेंगे तो ये अपोजिट है, इसका मतलब अपोजिट वाली लॉजिक दिख रही है हमें। के का पी अपोजिट है, पी का के अपोजिट, यानी कि ये सारे के सारे एक दूसरे के विपरीत लेटर है, अल्फ़ाबेट में विपरीत लेटर है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी विपरीत हो जाएंगे। तो बी का विपरीत क्या है, तो आपको कहोगे सर बी का वाई है। जी का क्या है, तो जी का टी है, आपको याद होगा। और एल का क्या है, तो एल का ओ है। और क्यू का क्या है, तो क्यू का तो आपको पता होगा जे है। तो ये आप ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सबसे आसान प्रश्न है। अगर आपको अल्फ़ाबेट के इससे विपरीत नहीं पता है ना, तो आपको ए से लगा के क्या करना है, एम तक ए बी सी डी लिखना है। क्या करना है आपको, एम तक, और इधर एन से नीचे वापस से आना और यहाँ पर जेड तक लिखना है। और इनके बीच में जो भी आमने सामने लेटर आएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो ऐसा लिख के भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। या गूगल सर्च करोगे कि अपोजिट लेटर तो वो भी आपको दे देगा, ठीक है। बढ़ते हम प्रश्न, और इनकी अगर आपको ट्रिक से याद करना, अगर आप भूल जाते हो ट्रिक से याद करते हो तो मेरे चैनल पर वीडियो रखा है, मैंने 17 मिनट का वीडियो डाला हूँ, वहाँ पर सर्च कर लेना अल्फ़ाबेट मोरी क्लासेस, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने प्लेस वैल्यू कैसे याद रखना, अपोजिट कैसे याद रखना, ट्रिक बताई है। बढ़ते हम प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित विकल्प का चयन करें। यानी आपको यहाँ पर ये बताना कि देखिए, यहाँ पर आपको बताना कि जिस प्रकार 125 का संबंध 64 से है या 64 का संबंध 125 से, इन दोनों का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार 459 से कौन सी संख्या का संबंध है ये आपको बताना। तो बताइए, थोड़ा सा आपको प्रश्न कठिन लगेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर कोशिश करोगे तो बता दोगे, ठीक है। तो बताइए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको यूनिक सी लॉजिक देखने को मिलेगी। पहला तो वर्गघन देखोगे कि सर 125 घन है 5 का और 64 4 का घन है, तो हम मान लो कि ये किसका घन है, तो ये सर 5 का घन है, आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये 5 का घन है। और 64 4 का घन है, ये भी तो आपको दिखाई दे रहा है। तो लॉजिक तो 5 और 4 घन की बन रही है, लेकिन ये जो 459 किसी का घन है नहीं है, ना वर्ग है ना घन है, तो फिर हम क्या लॉजिक लगाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर यूनिक लॉजिक है, समझने की कोशिश करना, अगर आपसे हो सके तो करो, क्योंकि आपका करना ज़रूरी है। पहले तो आपको करना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस के लिए आए और आप खुद सोलो करके नहीं देख रहे हो तो थोड़ा सा ऐसा लगता कि नहीं यार, क्योंकि मैं यहाँ पर ना आपको बस ये बताऊँगा कि लॉजिक कौन कौन सी लग सकती है। तो देखिए, ये दोनों घन है, तो लेकिन यहाँ पर कोई घन नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वर्ग है, ये वर्ग भी मानेंगे तब भी। अगर हम इसका ये करते हैं, मान लो ये क्या है, 8 का वर्ग है, और इन संख्या को आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 5 8, इनको जोड़ने पर हमारे पास कितना हो रहा है, तो 8 हो रहा है। और 8 का जब हम वर्ग करते हैं तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64। अब हमारे पास 64 यहाँ पर है। इस तरीके से आप बताओ कि इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 9 और 9 18, यानी कि यहाँ पर जोड़ने पर कितना हो रहा है, 18। और अगर हम 18 का सेम तरीके से इसी तरीके से वर्ग करते हैं तो 18 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 324 होता है। तो क्या 324 ऑप्शन में दिया है, तो हमें ऑप्शन में दिया है, इसका मतलब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होगा, 324 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो लॉजिक क्या थी, डिजिट योग करके उसका वर्ग कर देना था, ठीक है। बढ़ते हम प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि असंगत का चयन करें। बताइए, 4 विकल्प हैं आपके पास, मार्च अगस्त दिसंबर अप्रैल, और इसमें से 3 एक जैसे कोई महीने हैं और इनमें 3 एक जैसे अलग है, तो एक अलग का आपको बताना। तो बताइए कौन सा अलग है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, क्लासिफिकेशन का प्रश्न, और जो क्वेश्चंस में करवा रहा ना, इनसे तो आपको एसएससी में तो 101% पूछा जाएगा, और असंगत का तो मिलेगा ही मिलेगा, एनालॉजी का मिलेगा ही मिलेगा, कोडिंग रिकॉर्डिंग का मिलेगा। आपको क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं। आप सीजीएल का उठा के देख लो, मैंने अभी परसों ही डाला था सीजीएल का जो पीवाईक्यू से जो 2025 में एडुकेटी करवाई थी, उस पर डाला था, आप चाहो तो देख सकते हो कि वहाँ पर कैसे क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। तो देखिए, आप क्या बताओगे, सभी की सभी तो महीने हैं, कैसे बताएंगे। तो वो है ना, आपको पता होगा कि कोई महीना 28 का होता, 29 का होता, 30 का होता, 31 का होता, उस प्रकार का अलग बता दोगे। जैसे मार्च कितने का होता, तो मार्च 31 का, अगस्त भी 31 का, अप्रैल ये 30 का, दिसंबर ये भी 31 का।
तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना एक ही महीना, बाकी सब 31 के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो अप्रैल वाला वो 30 का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और बाकी देखिए अभी तो मैंने क्लास का PDF टेलीग्राम पर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो PDF का, तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, और चैप्टर वाइज की बात करूँ प्रैक्टिस की, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर चैप्टर वाइज बताइए बताइए, तो मैंने बोल दिया मैं 11-12 तारीख से करवा रहा हूँ, 11-12 जुलाई से, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, उस दिन आपको वीडियो मिल जाएगा। हम एक ही क्लास में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, पूरी टाइप की प्रैक्टिस कर लेंगे। वो टाइप आप प्रैक्टिस करके चले जाना, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हम प्रश्न 15 पे। 15 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है निम्न में से भिन्न चित्र का चयन करें। वापस से वही आपको अलग बताना है। यहाँ पर ना आपको लेटर दिए, उनका प्रतिबिंब बन रहा है। जल प्रतिबिंब आपने सीखा होगा, क्योंकि प्रतिबिंब दो ही होते हैं, एक तो जल होता है, एक हमारा दर्पण खड़ा वाला, जिसे इस साइड बताना होता है ये वाला, एक ये वाला होता है। तो दो यहाँ पर है, तो यहाँ पर ना जल प्रतिबिंब बन रहे लेटर के, टेन, सेट, मेन, वेन, इन सब का। तो कौन सा वाला अलग है? सभी के जल प्रतिबिंब बन रहे, केवल एक को छोड़ के नहीं बन रहे होंगे। तो देखिए कौन सा किसका नहीं बन रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। TAN ये वाला तो सही बन रहा है। यहाँ पर देखिए अगर एस का जो जल प्रतिबिंब बनेगा, एस ऐसा है, और जल प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा होगा जी? जो आपको मैंने कहा था कि जब दर्पण आड़ा होता है तो ऊपर नीचे की चीज़ें चेंज हो जाती है, और जब खड़ा होता है तो आइट साइड की चीज़ें चेंज होती है। तो यहाँ पर जो नीचे का वो ऊपर चले जाएगा तो कैसा दिखाई देगा? वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? कुछ इस प्रकार का। लेकिन यहाँ पर तो सीधा की सीधा है, तो सीधा की सीधा इसका मतलब है ना ये अलग है। बाकी सभी में जल प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन इसमें नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, और आपने भी ऑप्शन नंबर बी को सोचा होगा। बढ़ते हम प्रश्न 16 पे। 16 नंबर का प्रश्न है, ये हमारा सीरीज का प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर क्या आएगा बताइए। इस सीरीज में ना आपको यहाँ पर नंबर लेटर ये दोनों ही दिए हैं, और अगला कौन सा होगा ये आपको बताना कीजिए। यहाँ पर आप या तो लेटर को देख लो, नंबर का देख लो, आपका प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर मान लो संख्या को देखते हैं, जैसे 3 से 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, यानी कि 3 का अंतर, 3 दूना 6, 3 त्रिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 3 6 18, यानी कि अगली संख्या यहाँ पर 18 आ जाएगी। और 18 हमारे पास दो ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर पहली संख्या का तो हमने पता कर लिया। अगर हम लास्ट वाली संख्या का भी पता करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है 16, 16 से 14 मतलब 2 माइनस, 14 से 12 2 माइनस, 12 से 10 2 माइनस, 10 से 8 2 माइनस, तो 8 से अगला 2 माइनस कर लेंगे हम भी सेम तरीके से, तो 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पीछे 6 आ जाएगा। तो 18 और 6 अगर आप ऑप्शन में देखते हो तो इस ऑप्शन में दिया है, ये वाला नहीं होगा। लेटर चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला? बी सही जवाब हो जाएगा। अगर मान लो लेटर चेक भी करना चाहते तो डी से ई से एफ, एफ से जी से एच, एच से आई, तो यहाँ पर आई आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कन्फ्यूज नहीं होना है, आप लेटर को अलग, संख्या को अलग देख सकते हो। बढ़ते हम प्रश्न 17 पे। 17 नंबर का प्रश्न, ये भी हमारा सीरीज का प्रश्न है, और कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में पूर्ण करें, मतलब श्रृंखला को पूर्ण करें ऐसा प्रश्न है मान लो। तो यहाँ पर ना ये रिपीटेड सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थान पे आपको लेटर को भरना है और श्रृंखला को पूर्ण करना है। तो कैसे भरेंगे? यहाँ पर ना आपको रिक्त स्थान और लेटर को, इन दोनों को क्या करना है? गिनना, और गिन के खंड बनाना, या ऑटोमेटिक भी बन जाते हैं, या फिर खंड बनाना। कैसे? देखिए खंड बना देते हैं, इसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल हमारे पास यहाँ पर ना 20 है। कितने? 20 है। तो 20 को हम किससे काट सकते हैं? 20 के 4 खंड कर सकते हैं, 5 के भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। आप एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 5 के खंड करते हैं, जैसे 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। ये 5 में हमने 4 खंड कर दिए। अब क्या करना होगा? हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हर एक समूह में पहला लेटर कौन सा। देखिए जैसे मान लो इस समूह में के है पहला, इसमें भी के है और इसमें भी के है, इसका मतलब ना यहाँ पर क्या होना चाहिए? के होना चाहिए, क्योंकि पहला सभी में के है तो इसमें भी तो के ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ना प्लस माइनस भी होता है, यहाँ पर दिखाई देगा आपको। दूसरा यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, मतलब यहाँ पर दूसरा एच होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? इतना के एच सभी में है। तीसरा यू है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है। चौथा इसमें एस है, इसमें एस है, इसमें एस है, इसमें एस है, तो यहाँ पर भी चौथा एस होना चाहिए, क्योंकि सभी बाकी में अगर एस है तो इसमें भी एस होना चाहिए। क्लियर है? चौथे लेटर तक तो क्लियर होगा कि सभी में हमारे पास एस एस आ चुका। पांचवा इसमें एच है, इसमें जी है, इसमें ई है, यानी कि जो हमारा लास्ट वाला लेटर है वो सभी में अलग अलग है,
मतलब बाकी 3 में अलग अलग है। इसमें H है, इसमें G है और इसमें E है और इसमें क्या है, तो इसमें तो रिक्त स्थान है। अब यहाँ पर किसको भरेंगे, तो अगर हम H से G को देखते हैं तो ये आप कहोगे 1 माइनस। अगर हमें यहाँ पर लाना तो क्यों ना हम 1 माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, G से पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे F और F में 1 माइनस करेंगे तो लास्ट वाला E, तो यहाँ पर 1 माइनस हो रहा है। तो जो लास्ट वाला लेटर था ना उसमें 1 माइनस हो रहा है। तो अभी हमारे पास देखिए ये 4 लेटर समान है सभी में, ठीक है, 4 सभी में समान है और लास्ट वाले में 1 प्लस हुआ था, क्लियर है। अब हमने सबसे पहले S को भरा था, फिर हमने क्या करा था, H को भरा, फिर हमने F को भरा और लास्ट में हमने K को भरा। जिनको भरा है ना वो हमें ऑप्शन में देखना है। तो SHF के ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम प्रश्न 18 पे। 18 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, बताइए। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा ये आपको बताना। ये एक वो जो मिसिंग नंबर हम लुप्त पद याद करते हैं ना वो वाला प्रश्न है। तो बताइए कौन सा आएगा। आसानी से देखिए, आपको क्या करना है कि हम ये देखते हैं कि जैसे जो नीचे से ऊपर, यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर लेटर लिखा, तो हम ये पता करेंगे कि ये ऊपर वाला लेटर कैसे लिखे होंगे। या तो आप लाइन से भी देख सकते हैं, जैसे इससे इसके इसको ऐसा भी देखो, या फिर हम इसको ऊपर नीचे देख सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो क्या करेंगे देखिए, अगर ध्यान से देखो तो DW आपस में विपरीत है, पता होगा। IR अपोजिट है, JQ अपोजिट है, BY अपोजिट है। तो V का अपोजिट क्या होता है, V का क्या होता है, मतलब V है तो V का क्या होता है, E। तो यहाँ पर E आना चाहिए। क्या E ऑप्शन में दिया होगा तो सही हो जाएगा, नहीं दिया होगा तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे। दिया है तो ऑप्शन नंबर D सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपोजिट है, हर एक बॉक्स में अपोजिट है। बढ़ते हम प्रश्न 19 पे। 19 नंबर का है ये प्रश्न, हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न, और 101% आपको चाहे SSC हो, रेलवे हो, और गणितीय संक्रिया का प्रश्न नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब आपको ये आता भी होगा, प्रश्न तो आता होगा, लेकिन प्रश्न को ना हम कितने जल्दी सोल्व कर सकते हैं ये मायने रखता है, क्योंकि स्पीड मेन है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि A का अर्थ प्लस, यानी कि जहाँ पर भी A होगा वहाँ पर प्लस, और M का अर्थ गुणा, मतलब जहाँ M होगा वहाँ पर गुणा, और D का अर्थ भागित, जहाँ D होगा वहाँ पर भागित, और S का अर्थ माइनस, तो S कहाँ पर है, यहाँ पर इसका माइनस। तो समीकरण का मान क्या होगा, तो सीधे समीकरण को लिखो। सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले 30 है, और उसके बाद भागित का चिन्ह और 2, उसके बाद क्या है प्लस, प्लस के बाद क्या है हमारे पास 3, और 3 के बाद क्या है फिर गुणे का चिन्ह, फिर 6, फिर माइनस, फिर 5। इस समीकरण को बोर्ड मास रूल पे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करो आप इस समीकरण को, मन में भी कर सकते हो। कैसे, इसमें भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 15, 2 से भाग देने पर 15, प्लस का इधर गुणा कर देंगे तो 6 3 18 आ जाएगा, और ऊपर से क्या है -5 उतारेंगे। 15 18 कितने होंगे, देखिए कभी कभी ना आपको जोड़ने में मिस्टेक भी होती है। आप मतलब अगर आपको जल्दी जोड़ना है तो 15 15 कितने होते हैं 30, ये 18 तो इसमें 3 बच्चे होंगे तो 33 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 33। तो जोड़ना भी थोड़ा सा रहता है कि आसपास की संख्या पे पहुंच जाओगे, जैसे 20 30 के पास पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार का 33 हो गए, ऊपर से -5। तो 33 में से जब हम 5 माइनस करते हैं तो प्लस का कितना बचेगा 28। क्या ऑप्शन में 28 है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न है, ये हमारा कथन निष्कर्ष का है। यहाँ पर क्या होता है कि बड़े छोटे को देख के हम सोल्व करते हैं। ये प्रश्न आपसे अक्सर गलत भी होता होगा। इसको 2-3 तरीके से हम करते हैं, दादा बेटा और पिता मान के भी सोल्व करते हैं। जहाँ पे बाप की चलती है तो फिर मतलब बेटे की नहीं चलती है, और जब दादा होता है तो बाप की नहीं चलती। ये एग्जाम्पल से हम करते हैं, लेकिन मैं आपको एक सरल बताता हूँ, जैसे हम ब्लड रिलेशन वाला करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, और एक चिन्ह ऐसे भी होंगे जिससे यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार के संभावना या फिर आपको बराबर के भी देखने को मिलते हैं। तो ये जिसके तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसके तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। और अगर आपको नीचे ऐसी लाइन देखने को मिल जाए तो वो संभावना में हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। इन दोनों में देखते हैं तो क्या है, मुंह किसके तरफ खुला था, आपको कि पी की तरफ। इसका मतलब अपने यू से बड़ा कौन हो जाएगा, यू से बड़ा पी हो जाएगा, ठीक है। पी जो क्या हो जाएगा यू से बड़ा हो जाएगा, तो यू को हम नीचे लिखते हैं जैसे रक्त संबंध टाइप का, क्योंकि मुंह जो है ना पी के तरफ खुला है, तो इसका मतलब पी बड़ा है यू से। आगे इन दोनों में देखेंगे तो अभी भी मुंह पी के तरफ खुला है, इसका मतलब एस से भी बड़ा पी ही होगा। अब एस जरूरी नहीं कि इसके बराबर में होगा, नीचे भी हो सकता है, लेकिन पी तो बड़ा होगा। आगे इन दोनों में देखेंगे तो इसका कहना है कि मुंह इसके तरफ खुला है, अभी इसके तरफ मुंह खुला है, तो एस बड़ा हो जाएगा वी से,
या तो बड़ा या तो बराबर, क्योंकि लाइन नीचे भी है। तो एस या तो बड़ा होगा वी से, मतलब एस जो है वी से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर संभावना बन रही है। हम निष्कर्ष को देखते हैं। अभी निष्कर्ष क्या कह रहा है, ये जो निष्कर्ष कह रहा है कि इसके तरफ मुंह खुला है और यहाँ पर संभावना वाला भी चिन्ह है। तो इसका कहना है कि u या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। इसका कहना है कि u या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। लेकिन हम ये थोड़ी ना कह सकते कि यहाँ पर s और u बराबर या बड़ा होंगे। हम कैसे यहाँ पर संभावना बताएंगे? तो जहाँ संभावना आती है उसको गलत कर दो। दूसरा कह रहा है v और p बराबर है। क्या v और p बराबर है? कहीं से कहीं नहीं दिख रहे हैं और यहाँ पर था भी नहीं, तो गलत। s बड़ा है, v छोटा है। क्या यहाँ पर s बड़ा और v छोटा हो रखा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर संभावना बन रही बराबर भी हो सकता है और छोटा भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर तीनों की तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चंस करा है, तो 20 में से कितने सही कहे आप मुझे कमेंट करके बता दो। आप क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाने का कह रहे थे, लेकिन ठीक है, कुछ ऐसा काम है यार, उसके कारण मैं नहीं बढ़ा पाया, मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या की गणना करें। मतलब इस वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये आप मुझे गिन के बता दो और कमेंट करके बता दो। थोड़ा सा ध्यान से गिनना, आप कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, तो बताइए इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी, ये मुझे आप कमेंट करके बताओ। बाकी आप चैनल पर नहीं हो तो आपको लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके देख लो। और बाकी हाँ, आपने 20 में से कितने सही कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ, और किस चैप्टर से प्रश्न में ऐड करूँ वो भी कमेंट करके बताओ। हालांकि मैं हर एक प्रैक्टिस सेट में यूनिक प्रश्न ही ऐड करता हूँ, हर चैप्टर से लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आप ना यहाँ मेरे प्रैक्टिस सेट देखने के बाद अगर आप अदरवाइज कहीं दूसरी बुक से सोल्व करोगे तो आपका 100% प्रश्न सही हो जाएगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।